नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी डी और स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट, पेड अप्रेंटिस, जितने भी आपने आवेदन करे हैं उन सभी के लिए कॉमन क्लासेस करा रहे हैं, टॉपिक वाइज करा रहे हैं। इससे पहले टॉपिक नंबर 1 हमने कवर किया था, जहां पर प्राचीन इतिहास टॉपिक वाइज वीडियो हमने देखा था। यदि पहला वीडियो नहीं देखा हो, साइड में आई बटन वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे हमारा टॉपिक नंबर 2, क्योंकि आप अगर देखेंगे सिलेबस उठा के लगभग कॉमन आपको सिलेबस देखने को मिलेगा, इसीलिए कॉमन एक साथ टॉपिक हम आपको कवर करा रहे हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मध्यकालीन इतिहास। स्टार्ट करते हैं भारत पर मुस्लिम आक्रमण से। प्राचीन इतिहास नहीं देखा हो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि जल्दी हम आपको क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराएंगे। अगर आप देखे होंगे तो और ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में आपको इंटरेस्ट आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले समझिए कि अरबों ने भारत पर 712 ईस्वी में विजय प्राप्त की थी। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण किया था। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि किसके समय में, किसके नेतृत्व में अरबों ने भारत पर आक्रमण जो है वो किया था। तो मोहम्मद बिन कासिम आपको नाम ध्यान रखना है। आगे बात करें तो प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश के शासक जयपाल का शासन था। महमूद जो गजनवी था उसने भारत पर 17 बार आक्रमण जो है वो किया था, और इसमें 1025 में जो इसने ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, वही सबसे ज़्यादा फेमस भी है। महमूद गजनवी के दरबार में अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी और फारूकी ये जो है वो रहते थे। महमूद गजनवी के पश्चात भारत पर मोहम्मद गौरी का आक्रमण देखने को मिला, और पहला आक्रमण जो देखने को मिला वो 1175 ईस्वी में मुल्तान पर देखने को मिला। भारत में तुर्क साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो मोहम्मद गौरी तुर्क साम्राज्य का संस्थापक था। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच एक युद्ध देखने को मिला था, वो था आपका तराइन का युद्ध। और ये तराइन के 2 युद्ध देखने को मिले थे, 1191 में और एक आपका 1192 में। एक में मोहम्मद गौरी जीत गया था और एक में पृथ्वीराज चौहान। 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में अगर बात करें तो गौरी जो है वो हार गया था, मोहम्मद गौरी की बात हो रही है। और 1192 में अगर बात करते हैं तो द्वितीय तराइन का जो युद्ध हुआ था उसमें गौरी की विजय हुई थी। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं कि पहले गौरी हार गया था, बाद में जो है वो जीत गया था। मोहम्मद गौरी के सेनापति थे जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। इसने पूर्वी भारत का अभियान किया था और उसने नालंदा तथा विक्रमशिला को नष्ट कर दिया था। अब यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है दिल्ली सल्तनत। एक क्रम को अपने दिमाग में सिस्टमैटिक वे में बना करके रखिए कि पहले जब मध्यकालीन इतिहास की बात होती है तो भारत पर मुस्लिमों का आक्रमण देखने को मिला, फिर उसके बाद मुस्लिम आक्रमण में ही आपका फिर दिल्ली सल्तनत देखने को मिला, और उसके बाद आपको 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी तक ये दिल्ली सल्तनत देखने को मिला। दिल्ली सल्तनत में तुर्की तथा अफगानी वंशों ने शासन किया, जिसमें सबसे पहला वंश है आपका गुलाम वंश। गुलाम वंश के समय की अगर बात करें तो 1206 से 1290 ईस्वी तक देखने को मिलता है। गुलाम वंश को इलबरी, मामलूक, दास वंश अलग अलग नामों से जाना जाता है। मामलूक नाम जो पड़ा है इसका वो इतिहासकार हबीबुल्लाह द्वारा दिया गया है। और गुलाम वंश के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतबी, इल्तुतमिश ने शमसी तथा बलबन ने बलबनी शासन की स्थापना जो है वो की थी। दिल्ली का पहला तुर्क शासक कौन था? तो आप कहेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक था। ये आपका नाम पूछा जाता है। लाख बख्श जो है वो किसे कहा जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है वो कहा जाता है। इन्होंने दिल्ली में कुतुब मीनार बख्तियार काकी की स्मृति में बनवाया था। इसके अलावा कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था, और अजमेर में इसने 2.5 दिन का जो झोपड़ा है उसका भी निर्माण करवाया था। तो 3 नाम आपको जो है यहाँ पर याद रखने हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु की बात करते हैं तो 1210 में चौगान खेलते समय हो गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात फिर दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर कौन बैठा? तो इल्तुतमिश। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने अगर बात करें तो 40 तुर्क सरदारों का एक दल तुर्कान ए चहलगानी या फिर चालीसा जो है वो बनाया था। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया, और उसने दिल्ली में एक मदरसे का निर्माण भी जो है वो करवाया था। इल्तुतमिश ने एक व्यवस्था चलाई थी जिसका नाम था इक्ता व्यवस्था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इक्ता व्यवस्था को लेकर के कौन आया था? तो इल्तुतमिश लेकर के आया था, और इसने जीतल तथा टंका नामक सिक्के भी चलाए थे। जीतल जो है वो तांबे का सिक्का था, और जो टंका था वो चांदी का सिक्का जो है वो था।
इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री, जो कि नाम था रजिया सुल्तान, पूरा नाम था, तो रजिया को उत्तराधिकारी बनाया था। और रजिया दिल्ली सल्तनत की पहली तथा अंतिम महिला शासिका के रूप में जानी जाती है। ये जो लाइन आप देख रहे हैं यहाँ से क्वेश्चन बनता है। 1236 ईस्वी में वह दिल्ली की शासिका जो है वो बनी थी। तो 1206 से समय स्टार्ट हुआ है, जिसमें से 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक मर गया है। उसके बाद को इल्तुतमिश का नंबर आ रहा है, और फिर 1236 में आपको देखने को मिल रहा है रजिया बेगम सुल्तान, पूरा नाम। भटिंडा के सूबेदार अल्तुनिया से रजिया ने जो है वो विवाह किया था। 1940 में रजिया की मृत्यु हो गई थी। मात्र 4 साल समय देखने को मिला है 1936 से 40 रजिया सुल्तान का। उसकी मृत्यु के बाद बहराम शाह, मसूद शाह और नसरुद्दीन महमूद ने शासन किया था। 1266 ईस्वी में नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद बलबन आपका जो है वो दिल्ली सल्तनत में नए राजवंश बलबनी वंश की स्थापना में जो है वो सफल हुआ था। तो बीच में नाम देख रहे हैं, इसमें से कोई प्रसिद्ध शासक नहीं हुए थे, इसलिए आपको ज्यादातर नाम देखने को जगह नहीं भी मिलता है, पर बलबन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कठोर लौह और रक्त की जो नीति है उसका पालन किया था। इस नाम को याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। और बलबन ने स्वयं को जिले इलाही भी जो है वो बताया था। जब बलबन की मृत्यु हो गई उसके बाद खिलजी वंश का उदय हुआ। खिलजी वंश के समय की बात करें तो 1290 से लेकर के 1320 तक ये समय देखने को जो है वो मिलता है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना, और सुल्तान बनने से पहले वह बुलंदशहर का इक्तादार भी जो है वो था। 1296 ईस्वी की अगर बात करें तो इसमें जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या करके उसके बाद जो नंबर देखने को मिला वो मिला अलाउद्दीन खिलजी का। यहां पर अलाउद्दीन खिलजी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका समय भी याद रखिएगा कि 1296 से आया है। वैसे तो खिलजी वंश 1290 से शुरू हुआ है, परंतु 1290 में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने शुरू किया था। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी आया 1296 में। अपनी विजयों से उत्साहित अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ए सानी ये जो है उपाधि ग्रहण की थी। और भू राजस्व व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने ही दीवान ए मुस्तखराज की स्थापना भी जो है वो की थी। घोड़ों को दागने की जो पद्धति है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है काफी, तो ये भी आपका अलाउद्दीन खिलजी ने ही प्रारंभ की थी। अलाउद्दीन ने खम्स यानी लूट का जो धन होता था उसको कहा जाता था खम्स। इसमें सुल्तान का हिस्सा 1/4 भाग के स्थान पर 3/4 भाग जो है वो कर दिया था। 1/4 समझते हैं ना, कि अगर एक टोटल पिज्जा है उसके 4 टुकड़े आपने कर रखे हैं, तो पहले वो क्या कर रहा था, 1/4 भाग ले रहा था, यानी एक हिस्सा ले रहा था, पर अब यहाँ पर वो 3 हिस्सा लेने लगा था। अलाउद्दीन खिलजी अपनी बाजार नियंत्रण प्रणाली के कारण जाना जाता था। उसने मूल्य नियंत्रण के लिए दीवान ए रियासत और सहना ए मंडी, ये दोनों नाम याद रखिएगा, इसकी नियुक्ति जो है वो की थी। ज्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं अगर आप उठा करके देखेंगे पिछला रिकॉर्ड या प्रीवियस ईयर, तो ऐसे क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, लाइक दीवाने रियासत हो गया, सहना ए मंडी हो गया, घोड़ा को दागने की पद्धति हो गई, ऐसे क्वेश्चन। अलाउद्दीन खिलजी का जो प्रसिद्ध सेनापति था उसका नाम था मलिक काफूर, जिसने उसके दक्षिण भारतीय अभियान का नेतृत्व जो है वो किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में क्या क्या बनवाया, तो इसने अलाई दरवाजा बनवाया, अभी मैंने कुतुबुद्दीन ऐबक का भी बताया था, सीरी का किला बनवाया, और जमात खाना मस्जिद भी इसी के द्वारा बनवाया गया है, जिसमें से अलाई दरवाजा आपने सुना भी अवश्य होगा, क्योंकि कई बार ये नाम देखने को मिलता है एग्जाम्स में। अमीर खुसरो जो है वो अलाउद्दीन के दरबारी कवि थे, इनका नाम याद रखिएगा, फेमस कवि हैं, और इन्हें सितार और तबले के आविष्कार का श्रेय भी जो है वो जाता है। जो आप आज देखते भी हैं सितार और तबला, वो अमीर खुसरो जो है इनके द्वारा ही लाया गया था, आप कह सकते हैं, या आविष्कार किया गया था इन्हीं के द्वारा। अलाउद्दीन के पश्चात मुबारक शाह और खुसरो शाह शासक बने, जो कि शासन चलाने में अकुशल थे। फिर बाद में जाकर के तुगलक वंश का जो है वो उदय हुआ, जो ये आपको देखने को मिला। अच्छा, इसकी ट्रिक भी होती है, जैसे सबसे पहले गुड़ से आपका गुलाम वंश हो जाता है, और उसके बाद जो आता है खिलजी वंश, उससे होता है खाओ, तो गुड़ खाओ, और फिर उसके बाद आता है तसला, तसला से तुगलक हो जाता है। तो ये आपको सारे वंश का जो क्रम है उसको याद करने में हेल्प करता है, तो ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। और भी ट्रिक होती हैं इसकी, जैसे गुक तसलो करके भी होती है। तो तुगलक वंश के समय की अगर बात करें तो 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक देखने को जो है वो मिलता है। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी, कब की थी, 1320 में की थी। ये भी चीज को समझ कर चलिएगा कि जितने भी वंश हैं उसके संस्थापक जरूर आपको क्लियर होने चाहिए, और समय कब से स्टार्ट हुआ। उसने दिल्ली के निकट तुगलकाबाद नामक जो नगर था, देखिए नाम में ही तुगलक है, तो ये तो समझ में आ रहा है कि तुगलक वंश से ही संबंधित होगा। और ये ध्यान रखिएगा कि गयासुद्दीन तुगलक ने बनाया था, क्योंकि तुगलक वंश में मोहम्मद बिन तुगलक भी हैं, गयासुद्दीन तुगलक भी हैं, और भी आपको आगे नाम देखने को मिलेंगे, इसलिए। तो
गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद 1325 में, मतलब 5 साल बाद आपको 1325 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका नाम जौना खा भी था, ये जो है वो दिल्ली का सुल्तान बना। मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब में कर वृद्धि, राजधानी में परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा, खुरासान अभियान, कराचिल अभियान जैसे निर्णय लिए थे जिसमें वो असफल रहा था। इसमें काफ़ी आपको पॉइंट देखने को मिलेंगे जो इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी को भी बदला और दिल्ली से दौलताबाद जो राजधानी है वो इसने ही ट्रांसफ़र की थी, इस बात को ध्यान रखिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद यहाँ पर राजधानी जो है वो बदली। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए दीवान एक कोही कृषि विभाग की स्थापना भी जो है वो की थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1342 ईस्वी में इब्ने बतूता जो था उसको चीन के दरबार में अपना राजदूत बना करके भी भेजा था। और इससे पहले 1341 ईस्वी में चीन के शासक थे तोगन तिमूर, इन्होंने अपना एक राजदूत दिल्ली भी जो है वो भेजा था। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये जो इब्ने बतूता है वो किसके समय में था, मोहम्मद बिन तुगलक के, क्योंकि ये क्वेश्चन बन चुका है, पेट में आया था, यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में भी आ चुका है। मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी की जगह जो है वो फिर तांबे के सिक्के जो है वो चलवाए। देखिए याद करने में अगर आपको परेशानी हो तो तुगलक में भी आपको ता देखने को मिलता है और तांबे में भी ता देखने को मिलता है, थोड़ा सा इसे जोड़ सकते हैं इनकेस अगर आपको कभी कंफ्यूजन हो। जिसका मूल्य जो था वो चांदी के टंका के बराबर था। इब्ने बतूता की एक पुस्तक है इंपॉर्टेंट, वो है उस पुस्तक का नाम रेहला। रेहला में जो मोहम्मद तुगलक हैं उसके समय की घटनाओं का उल्लेख जो है वो किया गया है। तो जो इब्ने बतूता था जिसको चीन के दरबार में अपना राजदूत बनाकर भेजा था, इसी की ये पुस्तक है रेहला। मोहम्मद बिन तुगलक के पश्चात जो नाम देखने को मिलता है वो है फिरोज शाह तुगलक, जो कि दिल्ली का सुल्तान जो है वो बना। तो ये आपको नाम अगला ध्यान रखना है, कौन, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने अपने इस्लामी कानून द्वारा स्वीकृत 4 कर भी लगाए थे और ये जो कर थे वो थे खराज, खम्स, जजिया और जकात। ये जो 4 कर लगाए थे वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो है वो लगाए गए थे। जजिया जो है वो पहले ब्राह्मणों को छोड़कर सभी हिंदुओं पर लगाया जाता था, उसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर जो है वो लगाया था, मतलब पहले नहीं लगता था पर इसने लगवा दिया था। उसने गरीबों की सहायता के लिए एक दान विभाग बनाया था जिसका नाम था दीवान एक खैरात नामक दान विभाग। तो ये किसके द्वारा लाया गया था, ये आपका फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लाया गया था। फिरोज शाह ने कई प्रसिद्ध नगर भी बसाए थे, जैसे दिल्ली में फिरोजाबाद के अतिरिक्त उसने फतेहाबाद, हिसार, फिरोजा, फिरोजपुर, जौनपुर नगरों की स्थापना भी की थी, जिसमें जौनपुर नाम याद रखना है, फिरोजपुर और फिरोजाबाद ने दोनों में फिरोज नाम आ रहा है तो याद करने में आपको कठिनाई नहीं होगी, जौनपुर आपको याद रखना है। फिरोज शाह तुगलक ने ऐतिहासिक इमारतों के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण कार्य भी किए थे। उसने दिल्ली में जामा मस्जिद, कुतुब मीनार, शमसी तालाब, जहां पना तथा निजामुद्दीन औलिया की समाधि का पुनरुद्धार भी कराया था। पुनरुद्धार का मतलब समझते हैं कि अगर कोई इमारत उसको जैसे जैसे टाइम बीतता है उसमें क्षरण होने लगता है, नष्ट होने लगती है, तो फिर उसको वापस से बनाया जाता है। बनाने का मतलब ये नहीं कि उसमें ईंटें रख के बनाने लगेंगे, बनाने का मतलब ये है कि उसको संरक्षण किया जाता है और उसी को लेकर के यहाँ पर बात की गई है। आगे बात करें, फिरोज शाह तुगलक ने मेरठ तथा टोपरा से अशोक स्तंभ मंगवा करके दिल्ली में फिरोज शाह कोटला में स्थापित जो है वो कराया था। अगला आपका यहाँ से वंश देखने को मिलेगा जो कि है सैयद वंश। सैयद वंश का जो समय है वो आपको देखने को मिलेगा 1414 से 1451 के बीच में। तुगलक वंश के पश्चात आपको नाम देखने को मिलेगा खिज्र खां, जिन्होंने वर्ष 1414 में सैयद वंश की स्थापना की थी। अच्छा, ट्रिक को हम वापस से कंटिन्यू करें तो हमने क्या बताया था, गुड़ खाओ तसला में, तो गुड़ में गा से आपका गुलाम वंश हो गया, फिर खाओ से खिलजी वंश हो गया, फिर तसला में ता जो था उससे तुगलक वंश हो गया, और तसला सा से, अब तसला में सा भी आता ना तो सा से सैयद वंश हो गया। तो इस क्रम से आप याद रख सकते हैं। तो उसने अपनी सत्ता तैमूर के सहयोग से, और तसला में जो ला आता है ना सबसे लास्ट में, वो ला से लोधी वंश हो जाता है जो अभी आगे एक रह गया है दिल्ली सल्तनत में। तो इसने अपनी सत्ता तैमूर के सहयोग से प्राप्त की थी और इसने रैयत ए आला की उपाधि भी जो है वो की थी। खिज्र खां के बाद मुबारक शाह शासक बना था और इसने यमुना नदी के किनारे मुबारक शाह नामक नगर जो है वो बसाया था। मुबारक शाह के बाद मोहम्मद शाह शासक बना जो कि अयोग्य था। इसके बाद अलाउद्दीन आलम शाह शासक बना जो कि विलासी प्रवृत्ति का था। सैयद वंश का वो अंतिम शासक देखने को मिलता है। इसके पश्चात बहलोल लोदी जो है इसका नाम देखने को मिलता है क्योंकि इसने लोदी वंश के नाम से जो है एक नए वंश की स्थापना की थी। और ये ध्यान रखिए, सैयद वंश जो है वो 1414 से 1451 तक चला है और उसके बाद 1451 से आपका कन्वर्ट हो जाता है 1526 तक लोदी वंश। एक क्वेश्चन आपको याद होगा तो आपको देखने को मिला था
लेखपाल या यूपी ट्रिपल एससी के किसी पेपर में आया था, जहां पर यह पूछा गया था कि दिल्ली सल्तनत के कौन से वंश का समय सबसे कम रहा था। ये क्वेश्चन आपके लिए है, कमेंट में वीडियो के बताइएगा। देखते हैं कितने लोग सही से ध्यान से पढ़ रहे हैं। तो लोधी वंश की बात करते हैं तो यहाँ पर 1451 से 1526 ईस्वी तक समय देखने को मिलता है। और बहलोल लोधी जो था वो लोधी राजवंश का संस्थापक था। उसने बहलोली नामक एक सिक्का भी जारी किया था। बहलोल लोधी के पश्चात नाम किसका देखने को मिलता है? सिकंदर लोधी का, जो कि गद्दी पर बैठा था। इसने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की थी। इसको आपको जरूर याद रखना है, क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि आगरा शहर की स्थापना किसने की थी, तो सिकंदर लोधी ने की थी। कब की थी? तो 1504 में की थी। किस वंश से संबंधित है? तो लोधी वंश से संबंधित है। लोधी वंश की आगे बात करें तो सिकंदर लोधी की मृत्यु के बाद फिर आपको नाम देखने को मिलता है इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि जब हम आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे, अभी तो मध्यकालीन पढ़ रहे हैं, तो इब्राहिम लोधी को ही तो आपको अंत करके आपको देखने को मिला था कि बाबर ने फिर बाद में मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी थी। इसीलिए आपको ध्यान होना चाहिए कि लोधी वंश में सबसे लास्ट में इब्राहिम लोधी देखने को जो है वो मिलता है। तो ये लोधी वंश का अंतिम शासक था। बाकी देखिए आगे बताया भी गया, इब्राहिम लोधी और बाबर जो है इसके बीच एक युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 में, जो कि था पानीपत का प्रथम युद्ध। क्योंकि पानीपत का दूसरा युद्ध भी हुआ है, पानीपत का तीसरा युद्ध भी हुआ है, इसीलिए पहले युद्ध की जब बात होती है तो बाबर ने इसमें इब्राहिम लोधी को हरा दिया था और यहीं से दिल्ली सल्तनत समाप्त हो गया था और फिर आपको मुगल साम्राज्य देखने को मिला था। पर हम अभी मध्यकालीन इतिहास पढ़ रहे हैं तो हमारा अभी मुगल साम्राज्य नहीं स्टार्ट होगा, हमारा स्टार्ट होगा अब विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की बात करने से पहले आप सभी से एक आग्रह रहेगा कि वीडियो सभी लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। जितने लोग भी वीडियो जो है वो देख रहे हैं, मोटिवेशन मिलता रहता है हमें आपके एक लाइक से। और साथ ही साथ शेयर कर सकते हैं तो शेयर भी करते रहिएगा। और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके जरूर जुड़ जाइएगा, ताकि पीडीएफ वगैरह आप तक पहुंचती रहें। और साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइएगा। और कोई सुझाव हो वीडियो को लेकर, कोई टॉपिक को लेकर, तो वो भी जरूर बताते रहिएगा ताकि हम उस पर वर्क कर सकें। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने मिलकर के की थी। विजयनगर में 4 वंशों ने शासक किया था, जिसमें से सबसे पहला है संगम वंश, जिसमें अगर बात करें स्थापना को लेकर के तो हरिहर प्रथम, सालु वंश नरसिंह सालु, तुलुव वंश वीर नरसिंह तुलुव और अराविडु वंश में तिरुमल। ये 4 नाम देखने को मिलते हैं। ये चारों वंश किससे संबंधित हैं? विजयनगर साम्राज्य से संबंधित। तुलुव वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो कृष्णदेव राय था, जिसके दरबार में प्रसिद्ध विद्वान थे जिसका नाम था तेनालीराम। ये नाम आपने सुना होगा, अगर आप दूरदर्शन पे सीरियल देखे होंगे कभी, तो तेनालीराम नाम से एक सीरियल आपको देखने को मिलता था पहले। तो तुलुव वंश का प्रसिद्ध शासक जो था उसका नाम भी याद रखना है, कृष्णदेव राय, और इसके दरबार में प्रसिद्ध विद्वान था ये। विजयनगर के शासक देवराय प्रथम के शासनकाल में इटली का निकोलो कॉन्टी, ये भी आपको देखने को मिलता है कि ये आया था। और देवराय द्वितीय के शासनकाल में फारस यात्री अब्दुल रज्जाक जो है वो आया था। ये 2 नाम आप याद रख सकते हैं, देवराय प्रथम और द्वितीय के समय में। अब बात करते हैं आगे, इसी में ही भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन, अच्छा इसमें एक चीज देख लेते हैं, विजयनगर साम्राज्य को लेकर के नाम तो इन्होंने सारे दिए, अगर स्थापना पूछ ली जाए तो हरिहर और बुक्का 2 भाई देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर तो इसी में सारे वंश को अलग अलग लिख दिया है, परंतु अगर इन केस आ जाए कि स्थापना को लेकर विजयनगर, तो आप हरिहर और बुक्का दोनों नाम याद रख सकते हैं, यही नाम देखने को मिलते हैं। आगे बात करते हैं आप भक्ति आंदोलन को लेकर के। भक्ति आंदोलन का जो पहला उल्लेख है वो श्वेताश्वतर उपनिषद, इसमें आपको देखने को जो है वो मिलता है। अच्छा, आप एक चीज और नोटिस करेंगे, इसमें समय भी शायद नहीं दे रखा था विजयनगर साम्राज्य का, तो 1336 याद रखिएगा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना को लेकर के। दक्षिण भारत में जनप्रिय आंदोलन के रूप में अलवार और नयनार संतों के द्वारा भक्ति आंदोलन प्रारंभ हुआ था। दक्षिण भारत में जो नाम देखने को मिलते हैं बस ये आपको याद रखने हैं, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बकाचार्य और मध्वाचार्य। और वल्लभाचार्य इसमें प्रमुख थे, नहीं इसमें वल्लभाचार्य नहीं, ये सारे प्रमुख थे। उत्तर भारत में रामानंद, कबीर, गुरु नानक, सूरदास, मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु आदि प्रमुख संत थे। अब यहाँ से बात करते हैं हम मुगल साम्राज्य की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, अच्छा इस चीज़ को समझिएगा कि ये जो मुगल साम्राज्य है वो भी सारी चीज़ें आपको मध्यकालीन इतिहास में ही देखने को मिलेगा। तो आप कहेंगे आधुनिक कालीन में क्या आता है?
तो वहां पर जो यूरोपीय कंपनियों का आगमन होता है और सामाजिक सुधार जो आंदोलन थे ना, राजा राम मोहन राय वगैरह वाले, वो सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। जितने राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन है वो सब आपको आधुनिक वाले में देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपको मुगल साम्राज्य, अब हम बात करते हैं कंटिन्यू। हम दिल्ली सल्तनत तक बात कर चुके थे, जहां पर मैंने बताया आपको कि लास्ट में जो इब्राहिम लोदी था उसको हरा करके बाबर ने जो है आगे मुगल साम्राज्य की स्थापना की। तो बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में इब्राहिम लोदी को हरा करके भारत में मुगल साम्राज्य, मुगल वंश की स्थापना की। जहीरुद्दीन बाबर का जन्म हुआ था 1483 में फरगना में। बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा और माता का नाम क्या था, कुतुलू गनीगार। वैसे नाम माता पिता इतनी जल्दी पूछा नहीं जाता है, तो आपको याद करने की वैसे खास कोई आवश्यकता नहीं है, चाहे तो एक बार पढ़ सकते हैं, कभी ऑप्शन में आ जाए तो कर लें। बाजौर और मीरा के किले पर 1518-19 में बाबर ने सबसे पहले तोप और बंदूक का यूज किया था। ये चीज पूछी जाती है कि तोप खाने का उपयोग किसने किया था, तो बाबर ने जो है वो किया था। पानीपत के युद्ध के पश्चात बाबर ने राणा सांगा के साथ जो है वो खानवा का युद्ध लड़ा था 1527 में। मेदिनी राय के साथ लड़ा था चंदेरी का युद्ध 1528 में। अफगानों के साथ घाघरा का युद्ध लड़ा था 1529 में। बाबर ने टोटल 4 युद्ध लड़े थे, पहला पानीपत का, फिर खानवा का युद्ध, फिर चंदेरी का युद्ध और फिर घाघरा का युद्ध। और चारों क्रम से हैं 1526, 1527, 1528 और 1529। बाबर ने तुर्की भाषा में जो अपनी आत्मकथा है जिसका नाम है तुझके ए बाबरी, ये जो आत्मकथा है इसकी, और इसी को हम कहेंगे बाबरनामा के नाम से भी, तो ये जो है तुर्की भाषा में जो है इसने लिखी थी। बाबर को उदारता के कारण एक उपाधि दी जाती है और वो उपाधि है कलंदर की। इसने मुबैयान नामक पद्य शैली का विकास भी किया था। बाबर की मृत्यु के पश्चात नसरुद्दीन हुमायूं 29 दिसंबर 1530 को आगरा में 23 वर्ष की अवस्था में मुगल साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा था। हुमायूं से रिलेटेड आपको पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट ये याद रखना है कि दीन पाना नामक जो नगर था इसकी स्थापना जो है हुमायूं ने की थी। इसका प्रमुख शत्रु था शेरशाह सूरी, किसका, हुमायूं का। फरीद इसी शेरशाह सूरी का नाम जो है वो था, जिसने चौसा के युद्ध में जो है वो हरा दिया था। किसको हरा दिया था, हुमायूं को हरा दिया था। 1539 में चौसा का युद्ध जो है वो हुआ था। फिर 1540 में भी आपको एक युद्ध देखने को मिला जो कि कन्नौज का युद्ध था। इसको बिलग्राम के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। इस युद्ध में भी शेरशाह से पराजित होने के बाद हुमायूं को भारत से बाहर शरण लेनी पड़ी थी। यानी पहले चौसा के युद्ध में हारा हुमायूं, उसके बाद कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में भी हारा। फिर 1556 में दिल्ली स्थित दीनपना भवन के पुस्तकालय में सीढ़ी से गिर करके हुमायूं की मृत्यु जो है वो हो गई थी। ये दीनपना जो भवन है इसको लेकर के अगर आप देखेंगे तो ऊपर वाले पॉइंट में आपको ये देखने को मिला भी था कि दीनपना जो नगर है उसकी स्थापना इसी के द्वारा की गई थी, और वहीं पर एक दीनपना भवन भी देखने को मिला है। तो मरा जो था ये दीनपना भवन के पुस्तकालयों में सीढ़ी से गिर करके इसकी मृत्यु हुमायूं की हुई थी 1556 में। हुमायूं का मकबरा जो है वो दिल्ली में स्थित है और इसे अकबर ने जो है वो बनवाया था। हुमायूं की मृत्यु के पश्चात अकबर आपका 1556 में मुगल साम्राज्य का शासक बना। अकबर का जन्म अगर बात करें तो 1542 ईस्वी में हुमायूं के प्रवास के दौरान अमरकोट में राणा वीर साल के महल में हुआ था, और अकबर की मां का नाम था हमीदा बानो बेगम। अकबर का राज्याभिषेक हुआ था 1556 में और कलानौर पंजाब में हुआ था। सिंहासन पर बैठते ही अकबर ने बैरम खां जो है इसकी सहायता से 1556 में जो युद्ध हुआ था, और ये युद्ध हुआ था पानीपत का दूसरा युद्ध। तो इस पानीपत के दूसरे युद्ध में ही हेमू विक्रमादित्य जो है इसको पराजित जो है वो किया था। तो पानीपत का पहला युद्ध मैंने बताया था 1526 में, वो हुआ था आपका बाबर से इब्राहिम लोदी के बीच में। परंतु जब दूसरे युद्ध की बात होती है तो बैरम खां की सहायता से या उसके संरक्षक के रूप में पानीपत की दूसरी लड़ाई में हेमू विक्रमादित्य को किसने हराया था, अकबर ने हराया था। 1576 में ही आपको एक और युद्ध देखने को मिलता है और वो है आपका हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी के युद्ध की जब बात करते हैं तो आप कहेंगे प्रसिद्ध युद्ध में अकबर के सेनापति राजा मान सिंह जो थे उन्होंने मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप को जो है इसमें पराजित किया था। अगला है 1571 में अकबर ने आगरा से 36 किलोमीटर दूर एक नगर की स्थापना की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, फतेहपुर सीकरी नामक नगर। तो किसने, अकबर ने की थी। कहाँ पर, आगरा से 36 किलोमीटर दूर। आप सभी को पता है फतेहपुर सीकरी, कई लोग गए भी होंगे, कई लोग वहीं रहते भी होंगे। तो ये स्थापना 1571 में की थी और उसमें प्रवेश के लिए एक बुलंद दरवाजा भी इसी ने ही अकबर ने बनवाया था। बुलंद दरवाजा अकबर द्वारा गुजरात जीतने के उपलक्ष्य में बनवाया गया था और अकबर ने आगरा में
आगरा का किला और पंचमहल फतेहपुर सीकरी में बनवाया था, इसका निर्माण अकबर ने ही जो है वो कराया है। मैं इन चीज़ों को हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन इनसे ही बनते हैं। जैसे मान लीजिए कि फतेहपुर सीकरी वाला क्वेश्चन बन जाता है कि इसकी स्थापना किसने करवाई थी। ये इमारतों से क्वेश्चन बन जाता है, बुलंद दरवाजा किसने बनवाया, पंचमहल किसने बनवाया। इसीलिए अकबर ने फतेहपुर सीकरी में धार्मिक परिचर्चाओं हेतु इबादत खाने की स्थापना 1575 में जो है वो की थी। 1582 में अकबर ने सभी जो धर्म थे उसके उत्तम सिद्धांतों को लेकर के तौहीद ए इलाही या दीन ए इलाही नामक नए धर्म की स्थापना भी जो है वो की थी। अबुल फजल ने आईने अकबरी तथा अकबरनामा की रचना जो है वो की थी। ये रचना पूछी जाती है अबुल फजल की, इसको आपको जरूर से जरूर याद रखना है। मुगल साम्राज्य में मनसबदारी की एक प्रथा देखने को मिलती है जो कि अकबर ने ही प्रारंभ जो है वो की थी। और मृत्यु की अगर बात करें अकबर की तो मृत्यु 1605 ईस्वी में जो है वो हुई थी। अकबर के मकबरे का निर्माण जहांगीर के द्वारा आगरा के निकट सिकंदरा नामक जो स्थान था उस पर कराया गया था। अकबर के महत्वपूर्ण कार्य की अगर बात करते हैं तो इसने दास प्रथा का अंत करवाया, तीर्थ यात्रा कर समाप्त करवाया, जजिया कर जो था वो भी समाप्त आदि इसी ने ही करवाया था। अकबर की मृत्यु के पश्चात फिर कौन आया, तो फिर जहांगीर आया। अच्छा, इसका जो क्रम है ना कि कौन पहले है कौन, इसकी ट्रिक होती है भाजसा, जिसमें बा से आपका बाबर होता है, फिर हा जो आता है उससे आपका हुमायूं होता है। ये कई बार बता चुके हैं, उससे आप क्रम याद रख सकते हैं। तो अकबर की मृत्यु के पश्चात जहांगीर मुगल साम्राज्य का शासक बना। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था, तो सलीम जो है वो जहांगीर के बचपन का नाम था। उसे नूरुद्दीन की उपाधि जो है वो धारण की थी। सिंहासन पर बैठते ही जहांगीर के जो पुत्र थे जिसका नाम था खुसरो, ये जहांगीर का पुत्र था। खुसरो 1606 ईस्वी में विद्रोह इसने कर दिया था और जहांगीर ने पकड़वाकर इसको अंधा करवा दिया था। जहांगीर के दरबार में अंग्रेज दूत, ये आपको याद रखना है, टॉमस रो जो है वो किसके टाइम में आ गया था, तो जहांगीर के टाइम में आया था। जहां गिरे वहीं रोने लगे, ऐसे ट्रिक से याद रख सकते हैं। देखिए जहां जहां गिरे और टॉमस रो में रो आ रहा है, जहां गिरे वहीं रोने लगे। तो जहांगीर के शासनकाल में 1613 में अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली व्यापारिक जो केंद्र है उसके रूप में स्थापना की थी। ये भी आपको याद रखना है 1613 में। 1627 में जहांगीर की मृत्यु हो गई थी। जहांगीर के मकबरे का निर्माण नूरजहां ने करवाया था और इसने लाहौर के निकट शाहदरा नामक स्थान पर इसका निर्माण जहांगीर के मकबरे का करवाया था। जहांगीर की मृत्यु जब हो गई उसके पश्चात मुगल साम्राज्य की गद्दी पर शाहजहां जो है वो आसीन हुआ। शाहजहां ने लाल किला, रंग महल, जामा मस्जिद इसका निर्माण दिल्ली में करवाया और ताजमहल का निर्माण आगरा में कराया। तो ये जितने भी इसके निर्माण हैं शाहजहां के, वो तो आपको मोस्टली पता ही होंगे क्योंकि सारे फेमस है। ताजमहल किसको नहीं पता कि शाहजहां ने बनवाया था। इसी प्रकार जामा मस्जिद भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सभी निर्माण हो गए। इसके साथ ही मयूर सिंहासन की बात करते हैं तो इसका निर्माण भी शाहजहां ने ही करवाया था। शाहजहां के काल को स्थापत्य का स्वर्ण काल के रूप में जो है वो जाना जाता है। शाहजहां के बाद देखने को नाम मिलता है औरंगजेब का। मुगल सत्ता की गद्दी पर बैठा उसने गैर मुस्लिमों पर पुनः जजिया कर लगा दिया था। औरंगजेब ने बीजापुर तथा गोलकुंडा को जीत करके मुगल साम्राज्य में मिला दिया था और औरंगजेब ने दिल्ली में मोती मस्जिद का निर्माण जो है वो करवाया था। औरंगजेब जो है इसको क्या क्या नाम से जाना जाता है, जिंदा पीर के नाम से जानते हैं, साहिब दरवेश के नाम से भी जाना जाता है। इसकी मृत्यु 1707 में हो गई थी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद फिर देखने को मिलता है बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम 65 वर्ष की आयु में मुगल जो साम्राज्य है उसका शासक बना था। बहादुर शाह को शाहे बेखबर के नाम से भी जाना जाता है और बहादुर शाह के बाद फारूक सियार शासक बना था, जिसकी मृत्यु के पश्चात मोहम्मद शाह शासक बना। और ये आपको बस याद रखना है अंतिम नाम, क्योंकि क्वेश्चन जो बनता है वो अंतिम मुगल सम्राट से बनता है, इसलिए आपको याद भी वही चीजें रखनी जिनसे क्वेश्चन बनने के चांसेस है। तो बहादुर शाह जफर जो था वो अंतिम मुगल सम्राट था, ये आपको याद रखना है। ये हमारा हुआ मुगल साम्राज्य समाप्त। अब हमारा है यहाँ से मराठा साम्राज्य। ये हमारा लास्ट ही होगा क्योंकि इसी के साथ मध्यकालीन इतिहास हो जाएगा समाप्त। पर एक क्वेश्चन हम आपके लिए भी लास्ट में रखे हैं जो आपसे पूछेंगे, जितनी चीजें पढ़ी उन्हीं में से ही पूछेंगे। तो मराठा साम्राज्य की जब बात करते हैं तो शिवाजी के नेतृत्व में 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मराठा शक्ति का उदय हुआ। शिवाजी का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, तो 1627 ईस्वी में। कहाँ हुआ था, पूना के शिवनेर किले में जो है वो हुआ था।
शिवाजी के पिता का नाम क्या था? तो शाहजी भोसले पिता का नाम था, और माता का नाम जीजाबाई था, और संरक्षक जो थे इनके वो थे दादा कोंडदेव। शिवाजी जो हैं उनका राज्याभिषेक जो था वो कहाँ हुआ था? तो रायगढ़ में जो है वो हुआ था। शिवाजी के व्यक्तित्व पर सबसे ज्यादा जो प्रभाव देखने को मिलता है वो उनकी माता जीजाबाई का देखने को मिलता है। उनके जो संरक्षक थे दादा कोंडदेव, उनका भी देखने को मिलता है व्यक्तित्व पर प्रभाव। शिवाजी के जो आध्यात्मिक गुरु थे उनका नाम क्या था? तो रामदास इनके आध्यात्मिक गुरु थे। राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच में एक संधि देखने को मिली थी, वो थी संधि पुरंदर की संधि। कब ये हुई थी? 1665 में हुई थी। किसके किसके बीच? राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच। शिवाजी के प्रशासन की मुख्य विशेषता अष्टप्रधान, 8 मंत्री जो देखने को मिलते हैं ना, वही। शिवाजी ने कर व्यवस्था के रूप में चौथ और सरदेशमुखी की पद्धति को भी अपनाया था, और शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान जो देखने को मिला था वो कर्नाटक अभियान था। बालाजी विश्वनाथ को मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है। तो ये हमारे सारे जितने भी क्वेश्चन यानी कि टॉपिक से टॉप क्वेश्चन बन सकते थे, सारी चीजें हमने कवर करा दी। मध्यकालीन इतिहास हमारा पूरा हो गया समाप्त। अब क्वेश्चन एक आपके लिए भी, जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में आप बताइएगा। जितनी चीजें हमने पढ़ी हैं उसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अगले वीडियो में हम आधुनिक कालीन इतिहास लेकर के आएंगे। अगर आपको कोई सुझाव हो कि क्वेश्चन के साथ साथ ही यानी कि जो टॉपिक वाइज करा रहे हैं उसके साथ ही क्वेश्चन कराए दें तो वो भी आप बता सकते हैं। बाकी क्वेश्चन भी हम आगे जो है आपको कराएंगे। तो क्वेश्चन आपके लिए है कि 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था? इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। कोई प्रश्न हो कमेंट में पूछ लीजिएगा। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके जुड़ सकते हैं। और साथ ही साथ सुझाव अपना अवश्य देने के साथ साथ एक टारगेट भी हम रख रहे हैं इस वीडियो में, वो है 500 लाइक का। कंप्लीट जैसे होते हैं पीडीएफ ये जो आप देख रहे हैं टेलीग्राम चैनल पर हम भेज देंगे। तो कोशिश कीजिएगा सभी लोग लाइक ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिएगा, ताकि पीडीएफ हम आपको जो है वो साथ में प्रोवाइड करा पाएँ। तो अभी के वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।